नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर तमालिका और आप सुन रहे हैं द एपिक्राफ्ट स्टूडियो, वो जगह जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। अगर आपने अभी तक रक्त रंजित के पिछले एपिसोड्स नहीं सुने तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि पहले उन्हें ज़रूर सुनिए, क्योंकि इस कहानी का हर एपिसोड अगले एपिसोड की नींव बनाता है। और आज हम पहुंच चुके हैं उस मोड़ पर जहां प्यार, भरोसा और सच तीनों एक दूसरे के सामने खड़े होने वाले हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे बदले की आग लेकर रघुवीर प्रताप की जिंदगी में आई आरोही सेन धीरे धीरे अपने ही दिल से वो हारने लगी। वो पहाड़, वो ठंडी हवाएं, वो सरकारी गेस्ट हाउस और वो बारिश की रात, सब कुछ जैसे दो अजनबियों के बीच एक अनकहा रिश्ता लिख रहे थे। रघुवीर, जिसे आरोही अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मानती थी, पहली बार उसे उसमें एक नेता नहीं बल्कि एक इंसान दिखाई दिया। एक ऐसा इंसान जिसने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन अपनी मुस्कान, अपना बचपन और अपना अकेलापन कभी किसी से साझा नहीं कर पाया। और शायद यही वजह थी कि आरोही का दिल धीरे धीरे उसके लिए धड़कने लगा। उस रात ना कोई इजहार हुआ, ना कोई वादा, ना किसी ने अपने प्यार का नाम लिया। लेकिन जब उनकी उंगलियां बस एक पल के लिए एक दूसरे से टकराई तो खामोशी ने वो सब कह दिया जो शब्द कभी नहीं कह पाए। लेकिन कहते हैं ना, हर खूबसूरत पल किसी न किसी तूफान से पहले आता है या तूफान के आने की निशानी होता है। और शायद वो तूफान अब उनके दरवाजे पर दस्तक दे चुका था, क्योंकि जिस समय दोनों अपने एहसासों को समझने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय कोई तीसरा दूर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। उसकी नजरें उनकी हर मुस्कान पर थी, उनकी हर बात पर थी और सबसे ज्यादा उनके भरोसे पर थी। उसने सिर्फ एक मैसेज भेजा किसी को, सर, जो आपने सोचा था वही हो रहा है। और वहां से जवाब आया, बहुत अच्छा, अब असली खेल शुरू होगा। लेकिन वो सर कौन था? वो इंसान जो परछाइयों में छिपकर दो जिंदगियों से खेल रहा था, आखिर चाहता क्या था? दोस्तों, जिंदगी में सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं होता जो पूरी तरह झूठ हो, बल्कि सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जिसमें सच की कुछ परतें भी छिपी हों, क्योंकि पूरा झूठ आसानी से पकड़ा जाता है, लेकिन आधा सच इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। और आज आरोही के सामने आने वाला है ऐसा ही एक सच, ऐसा सच जो कागजों पर बिल्कुल सही दिखाई देगा, जिसके गवाह होंगे, जिसकी तस्वीरें होंगी, जिसके वीडियोस होंगे, जिसके दस्तावेज होंगे, जिसके हस्ताक्षर होंगे और जिसके पीछे हर सबूत सिर्फ एक ही नाम की तरफ इशारा करेगा, रघुवीर प्रताप। लेकिन क्या हर सबूत सच में सच होता है, या सच भी कभी कभी किसी के हाथ की कठपुतली बन जाता है? आज की कहानी सिर्फ एक दंगे की कहानी नहीं है जो कई साल पहले हुई थी। ये कहानी है भरोसे के टूटने की। ये कहानी है एक ऐसे दिल की जो पहली बार प्यार करना सीख रहा था और उसी पल उसे अपने प्यार के खिलाफ ऐसे सबूत मिले जिन्हें झुठलाना लगभग नामुमकिन होगा। क्या रघुवीर सचमुच दोषी है? क्या उसने ही लेट एडवोकेट हर्षवर्धन सेन की जिंदगी बर्बाद की थी, या कोई ऐसा खिलाड़ी जो आज तक पर्दे के पीछे छिपा था अब अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने वाला है वो? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज सिर्फ सच सामने नहीं आएगा, बल्कि आज सच का सामना होगा। और कई बार सच गोली से भी ज्यादा दर्द देता है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं रक्त रंजित पार्ट 1 का 10वां एपिसोड।
सच का सामना। सुबह के करीब 8 बज चुके थे। शहर अपनी रोजमर्रा की रफ्तार पकड़ चुका था। सड़कें वाहनों की आवाजों से भर चुकी थी। हर कोई अपने काम की ओर भाग रहा था। लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जिसकी दुनिया जैसे रात भर में बदल चुकी थी। आरोही सेन। वह अपने कमरे की खिड़की के सामने खड़ी थी। हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कब की ठंडी हो गई थी ये उसे भी नहीं पता था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। वही रात, बारिश, पहाड़, रघुवीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा और उन उंगलियों का वह हल्का सा स्पर्श। उसने तुरंत आंखें बंद कर ली। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए था। उसने खुद से कहा, मैं यहाँ प्यार करने नहीं आई थी, मैं यहाँ सच ढूंढने आई थी। लेकिन दिल बार बार उसी दिशा में जा रहा था जहां जाने से वह खुद को रोक रही थी। उसी समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, रघुवीर प्रताप। आरोही कुछ पल तक स्क्रीन देखती रही। कॉल लगातार बजती रही। आखिरकार उसने कॉल रिसीव कर ही ली और उसने कहा, जी सर। दूसरी तरफ से हमेशा की तरह शांत आवाज आई। रघुवीर बोला, गुड मॉर्निंग। आरोही हल्का मुस्कुराई। उसने भी जवाब दिया, गुड मॉर्निंग सर। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर रघुवीर बोला, आज ऑफिस आने में देर मत करना, दोपहर में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और वह कुछ पल रुक गया। फिर बोला, पहाड़ों से लौटने के बाद तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। आरोही का दिल तेज धड़कने लगा और उसने कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। रघुवीर हल्का सा हंसा और बोला, अच्छा है, क्योंकि मुझे अपने सबसे भरोसेमंद साथी की जरूरत है। ये शब्द सुनकर आरोही जैसे भीतर तक कांप गई। सबसे भरोसेमंद। काश रघुवीर को पता होता कि जिस लड़की पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है वही उसकी जिंदगी में सच ढूंढने आई है। वही शायद से उसके भरोसे का मान नहीं रख पा रही है। ऑफिस। दोपहर के करीब 11 बजे। पार्टी मुख्यालय हमेशा की तरह लोगों से भरा हुआ था। पत्रकार, कार्यकर्ता, नेता, सुरक्षाकर्मी, हर तरफ हलचल थी। आरोही अपनी मेज पर बैठी फाइलें ठीक कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं था। तभी अमित उसके पास आया और बोला, मैम, सर ने आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है। आरोही ने सिर हिलाया। वह अंदर पहुंची। कमरे में सिर्फ रघुवीर था। उसके सामने राज्य का बड़ा एक नक्शा खुला हुआ था। कुछ इलाकों पर लाल निशान बने थे। रघुवीर ने उसकी ओर देखा और कहा, आ जाओ। आरोही उसके पास जाकर खड़ी हो गई। रघुवीर ने नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा, यहाँ और यहाँ अगले महीने जनसभाएं होंगी, लेकिन इन इलाकों का इतिहास अच्छा नहीं रहा। आरोही ने पूछा, क्यों? रघुवीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, 10-15 साल पहले यही सबसे भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आरोही के हाथ वहीं रुक गए। उसकी सांसें जैसे अटक गई। यही वही दंगे थे जिनमें उसके पिता लेट एडवोकेट हर्षवर्धन सेन आखिरी बार जिंदा देखे गए थे। रघुवीर ने धीरे से कहा, आज तक उन दंगों की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ सकी। आरोही ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई अपराध बोध नहीं था, सिर्फ एक अधूरापन था। क्या कोई अपराधी इतनी सहजता से उस घटना का जिक्र कर सकता है? उसके मन में फिर वही सवाल उठने लगा। मीटिंग खत्म हुई। रघुवीर किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए निकल गया था। आरोही अपने कैबिन में लौट आई। उसने गहरी सांस ली और अपने ही मन में खुद से बात करने लगी। अगर वो दोषी है तो इतना सामान्य कैसे रह सकता है, और अगर दोषी नहीं है तो सबूत कहाँ है? तभी रिसेप्शन से फोन आया आरोही के पास। मैम,
आपके नाम एक पार्सल आया है। आरोही पूछी, किसने भेजा है? कोई अता पता कुछ? रिसेप्शन से जवाब आया, कोई नाम नहीं है। आरोही का माथा सिकुड़ गया और वह बोली, भेज दीजिए। कुछ मिनट बाद एक छोटा सा भूरे रंग का पैकेट उसकी मेज पर रखा था। ना भेजने वाले का नाम, ना कोई पता, सिर्फ एक पंक्ति लिखी हुई थी, अगर सच जानना चाहती हो तो इसे अकेले खोलना। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, पर्दे गिरा दिए, धीरे धीरे पैकेट खोला। अंदर एक पुरानी पेन ड्राइव थी और उसके साथ एक लिफाफा। लिफाफे में एक ही कागज था, उस पर टाइप किया हुआ था, 15 साल पहले जो दंगे हुए थे उनका सच पुलिस की फाइलों में नहीं, इस पेन ड्राइव में कैद है। अगर हिम्मत हो तो देखना, लेकिन याद रखना, सच हमेशा इंसान को आज़ाद नहीं करता। कभी कभी सच पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। आरोही के हाथ कांपने लगे। उसने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला। उसका नाम था राइट फाइल्स क्लासिफाइड। अंदर दर्जनों वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांजैक्शंस, गोपनीय सरकारी पत्र और सबसे ऊपर एक वीडियो। नाम था उस वीडियो का वॉच दिस फर्स्ट। आरोही ने कांपते हाथ से माउस उठाया। उसकी उंगली प्ले बटन पर जाकर रुक गई। कमरे में ऐसी खामोशी थी कि उसकी धड़कन तक सुनाई दे रही थी। उसने गहरी सांस ली और वीडियो चला दिया। स्क्रीन काली हुई और अचानक एक परिचित चेहरा उभर आया, रघुवीर प्रताप। आरोही की आंखें फैल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके होठ कांप उठे। वीडियो में दिखाई दे रहा था रघुवीर दंगे शुरू होने के कुछ घंटे पहले कुछ लोगों के साथ एक बंद कमरे में बैठा था। कैमरे की तारीख, समय और स्थान सब कुछ दर्ज था। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। क्या ये वही सच था जिसकी तलाश में उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, या यह किसी और के खेल की पहली चाल थी, या इसका खिलाड़ी कोई और था? कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। लैपटॉप की स्क्रीन पर वीडियो चल रहा था। आरोही की उंगलियां कांप रही थी। उसकी आंखें स्क्रीन से हट ही नहीं रही थी। वीडियो की तारीख ठीक वही थी जिस दिन शहर में भयानक दंगे हुए थे। वीडियो में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम दिखाई दे रहा था। टेबल के चारों ओर 5 लोग बैठे थे। उनमें से एक रघुवीर प्रताप। उस समय वह आज जितना प्रभावशाली नेता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास था। टेबल पर शहर का नक्शा रखा था। कुछ इलाकों पर लाल गोले बने हुए थे। एक आदमी बोला, अगर हालात बिगड़ गए तो चुनाव का पूरा समीकरण बदल जाएगा। दूसरे ने कहा, भीड़ को संभालना आसान नहीं होगा। रघुवीर ने कहा, भीड़ कभी खुद नहीं संभलती, उसे संभालना पड़ता है। वीडियो यहीं रुक गया। आरोही की सांसें तेज हो गई। क्या सचमुच? लेकिन वीडियो अधूरा था। आगे की रिकॉर्डिंग गायब थी। उसने तुरंत दूसरा वीडियो खोला। इस बार एक सीसीटीवी फुटेज। समय शाम के 5:10। स्थान पुराना अनाज मंडी चौराहा। स्क्रीन पर सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। नारे लग रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी। और तभी एक काली एसयूवी वहां आकर रुकी। दरवाजा खुला। बाहर उतरा रघुवीर प्रताप। उसने किसी आदमी से कुछ कहा। वह आदमी तुरंत भीड़ की तरफ भागा। कुछ ही सेकंड बाद पत्थर चलने शुरू हो गए। चीखें, भागती हुई भीड़, आग, धुआं और पूरा शहर कुछ ही मिनटों में जलने लगा। वीडियो यहीं खत्म हो गया। आरोही की आंखें भर आई।
और वो बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन जो कुछ उसने देखा उसे झुटलाना भी आसान नहीं था। उसने तीसरी फाइल खोली। इस बार एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। आवाज थोड़ी अस्पष्ट थी, लेकिन एक आवाज साफ सुनाई दे रही थी, रघुवीर की। वो कह रहा था, आज अगर पीछे हटे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। दूसरी आवाज बोली, लेकिन निर्दोष लोग मारे जाएंगे। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर रघुवीर की आवाज आई, कभी कभी बड़ी जीत के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और दोबारा से रिकॉर्डिंग खत्म। आरोही के हाथ से हेडफोन गिर गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और वो बोली, नहीं, ये वही इंसान नहीं हो सकता जिसने मेरी जान बचाई, जिसने मुझ पर भरोसा किया, जिसने मेरी हर छोटी बात का ख्याल रखा। उसकी आंखों के सामने पिछले कुछ महीनों की सारी यादें घूमने लगी। पहाड़, बारिश, कॉफ़ी, वो मुस्कान, वो स्पर्श, और अब ये रिकॉर्डिंग। लेकिन अचानक उसकी नज़र स्क्रीन के एक कोने पर पड़ी। वीडियो की टाइमलाइन में एक छोटा सा कट था, सिर्फ 2 सेकंड का। इतना छोटा कि कोई सामान्य व्यक्ति शायद कभी नोटिस भी ना करे। आरोही ने वीडियो वापस चलाया, फिर रोका, फिर चलाया, वही कट। उसने भौहें सिकुड़ ली और बोली, ये रिकॉर्डिंग बीच में क्यों कटी हुई है? लेकिन उसका दिल उस सवाल को सुनना ही नहीं चाहता था। उसका दिमाग पहले ही फैसला सुनाने लगा था। उसने अगली फाइल खोली। एक स्कैन की हुई सरकारी रिपोर्ट। ऊपर लिखा था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कॉन्फिडेंशियल। उसके नीचे दर्जनों अधिकारियों के हस्ताक्षर थे और आखिरी पन्ने पर एक नोट, मुख्य राजनीतिक समन्वयक रघुवीर प्रताप। आरोही की आंखें फैल गई। उसने तुरंत अगला पन्ना खोला। उसमें बैंक ट्रांजैक्शंस थे। एक कंपनी से करोड़ों रुपए दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र हुए, फिर एक ट्रस्ट और अंत में एक खाते का नाम, आरपी फाउंडेशन। आरोही ने कुर्सी पकड़ ली। उसकी सांसें तेज हो गई थी। इतने सारे सबूत, सब एक ही इंसान की तरफ इशारा क्यों कर रहे थे? उसी समय लैपटॉप पर एक नया फोल्डर अपने आप खुल गया। उसका नाम था विटनेस 17। वीडियो शुरू हुआ। एक बूढ़ा आदमी कैमरे के सामने बैठा था। उसका चेहरा डरा हुआ था। वह कांपती आवाज में बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा था। दंगे शुरू होने से पहले रघुवीर प्रताप वहीं मौजूद था। उसी के लोगों ने पहला पत्थर फेंका था। वीडियो अचानक बंद हो गया। आरोही अब टूटने लगी थी। उसे लग रहा था हर नया सबूत उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिर रहा है। लेकिन उसी समय स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए कुछ चमका। वीडियो के पीछे दीवार पर लगी हुई घड़ी। उसका समय बाकी वीडियो से मेल नहीं खा रहा था। घड़ी 7:20 दिखा रही थी, जबकि वीडियो की टाइम स्टैम्प 5:42। सिर्फ 2 घंटे का अंतर नहीं, बल्कि 2 अलग अलग घटनाओं का संकेत। आरोही ने देखा, फिर नजरें फेर ली। वह अब सबूतों को नहीं, अपने टूटते हुए भरोसे को देख रही थी। उसने वह छोटी सी गड़बड़ी नज़रअंदाज कर दी। दूसरी तरफ शहर के किसी अज्ञात स्थान पर एक दूर अंधेरे कमरे में दीवार पर कई स्क्रीन लगी हुई थी। उन्हीं स्क्रीन में से एक पर आरोही का लैपटॉप दिखाई दे रहा था। कोई उसे लाइव देख रहा था। कुर्सी पर बैठा वह आदमी चेहरे पर सिर्फ हल्की सी मुस्कान लिए धीरे से बोला, इमोशंस सबसे अच्छी अंधी गवाह होती है। उसके सामने खड़ा दूसरा आदमी बोला, सर, अगर उसने वीडियो के कट देख लिए तो? वह रहस्यमयी आदमी मुस्कुराया और बोला, देख भी लिए तो क्या? जब दिल टूट रहा हो तो दिमाग सबूत नहीं देखता, बस
फैसला सुनाता है। दोनों धीमे से हंस पड़े, लेकिन उनका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था। इधर आरोही ने कांपते हाथों से लैपटॉप बंद कर दिया। कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से खुद को कहा, क्या सचमुच मैं एक हत्यारे से प्यार करने लगी हूँ? लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने अभी तक पूरा सच ही नहीं देखा था। उसने सिर्फ आधा सच देखा था, और आधा सच कई बार पूरे झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। रात के करीब 10 बजे थे। पूरा ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। गलियारों में फैली खामोशी जैसे किसी अनहोनी की गवाही दे रही थे। लेकिन आरोही अभी भी अपने कैबिन में बैठी थी। टेबल पर बिखरी हुई थी वही फाइलें, वही पेन ड्राइव, वही वीडियो, और वही सवाल जो अब उसकी सांसों तक में उतर चुका था। उसने खुद से कहा, नहीं, सिर्फ वीडियो देखकर मैं किसी को दोषी नहीं मान सकती। अगर सच है तो उसका हर टुकड़ा एक दूसरे से मेल खाना चाहिए। यही सोचकर उसने सरकारी रिकॉर्ड रूम का एक्सेस खोला। उसके पास रघुवीर के पीए होने के कारण कई गोपनीय दस्तावेज देखने की अनुमति थी। उसने 10 साल पुराना दंगा आयोग की रिपोर्ट निकाली, फिर पुलिस की एफआईआर, फिर मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट, फिर सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड, और फिर अपने पिता लेट एडवोकेट हर्षवर्धन सेन की केस डायरी। कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की आवाज़ गूंज रही थी। एक एक दस्तावेज खुलता गया, एक एक तारीख, एक एक नाम, एक एक हस्ताक्षर, और धीरे धीरे सब एक ही दिशा में जुड़ने लगे। उसका दिल बैठने लगा। पहला दस्तावेज, दंगा नियंत्रण समिति की मीटिंग में मौजूद लोगों की सूची। उस सूची में रघुवीर प्रताप का नाम था। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, वो वहाँ था, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। दूसरा दस्तावेज, फोन रिकॉर्ड। दंगे शुरू होने से पहले लगातार 5 कॉल रघुवीर और एक स्थानीय संगठन के नेता के बीच। आरोही ने माथा पकड़ लिया। इतने सारे कॉल, मगर क्यों? तीसरा दस्तावेज, एक सरकारी वाहन की जीपीएस रिपोर्ट। दंगे शुरू होने से 20 मिनट पहले वही गाड़ी उसी इलाके में मौजूद थी। ड्राइवर के हस्ताक्षर, सभी रिकॉर्ड, सब कुछ बिल्कुल सही। उसकी सांस भारी होने लगी, लेकिन तभी उसकी नज़र एक छोटे से कॉलम पर पड़ी। ड्राइवर नेम मिसिंग। अजीब है, बाकी सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन ड्राइवर का नाम क्यों गायब है? उसने कुछ पल सोचा, फिर खुद ही जवाब दिया, शायद स्कैन ठीक से नहीं हुआ होगा, और वह आगे बढ़ गई। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने दूसरी बार एक बहुत बड़ा सुराग अनदेखा कर दिया। उसने अगली फाइल खोली। उसके पिता की निजी डायरी का स्कैन। उसकी उंगलियां कांप गई। धीरे धीरे पन्ने पलटने लगी। हर पन्ने पर केस से जुड़ी नोट्स थे, गवाहों के नाम, राजनीतिक दबाव, धमकियां, और फिर एक आखिरी अधूरा पन्ना। उस पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो उस आदमी पर कभी भरोसा मत करना। आरोही की धड़कन रुक गई। उसने जल्दी जल्दी अगली लाइन पढ़ी, लेकिन वहीं से कागज फटा हुआ था। जिस नाम के लिए वह 10 साल से जी रही थी, वह नाम फटे हुए हिस्से के साथ गायब था। उसने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। नहीं, बस एक नाम ही तो था, सिर्फ एक नाम चाहिए था मुझे। उस समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, विक्रांत मल्होत्रा। आरोही कुछ पल तक फोन को देखती रही, फिर कॉल उठा ली। विक्रांत की आवाज आई, लगता है सच मिल गया तुम्हें। आरोही ने सख्त आवाज में पूछा, ये पेन ड्राइव तुमने भेजी थी? दूसरी तरफ हल्की हंसी सुनाई दी और विक्रांत ने कहा, अगर मैं कहूँ हाँ तो, और अगर कहूँ ना तो? आरोही चिढ़ गई। पहेलियां मत बुझाइए। विक्रांत गंभीर हो गया और बोला, एक बात याद रखना,
हर सबूत जिसे तुम देख रही हो वो किसी ने चाहा है कि तुम देखो। आरोही चौंक गई और वो बोली, मतलब? विक्रांत बोला, मतलब सच कभी सामने नहीं आता, उसे सामने लाया जाता है। आरोही ने पूछा, सीधे सीधे बोलिए। विक्रांत बोला, रघुवीर से सावधान रहना और उन लोगों से भी जो चाहते हैं कि तुम रघुवीर से नफरत करो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। आरोही कुछ देर तक मोबाइल को देखती रही और उसने सोचा, ये आदमी आखिर कहना क्या चाहता है। उसे लगा शायद विक्रांत फिर कोई राजनीतिक खेल खेल रहा है। उसने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। रात और गहरी हो चुकी थी। ऑफिस की घड़ी ने 12 बजाए। आरोही ने आखिरी फाइल खोली, इस बार एक वीडियो। उस वीडियो का नाम था evidencefile.mp4। वीडियो शुरू हुआ एक सुनसान गोदाम, अंधेरा, कुछ लोग खड़े थे, उनमें से एक रघुवीर प्रताप। वह किसी बैग को दूसरे आदमी की तरफ बढ़ा रहा था। दूसरा आदमी बैग खोलता है, अंदर नोटों की गड्डियां, फिर पेट्रोल से भरी बोतल और कुछ डंडे। आरोही की आंखें फैल गई। उसी समय वीडियो में आवाज सुनाई दी। रघुवीर बोला, सुबह तक काम हो जाना चाहिए। वीडियो वहीं खत्म। आरोही कुर्सी पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इतने सबूत, इतने रिकॉर्डिंग्स, इतने दस्तावेज, क्या यह सब झूठ हो सकता था? उसने अपने दिल पर हाथ रखा। दिल कह रहा था, नहीं, रघुवीर ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दिमाग चिल्ला रहा था, सबूत झूठ नहीं बोलते। उसी समय स्क्रीन पर वीडियो का मेटा डाटा अपने आप खुल गया। नीचे एक लाइन चमकी, एडिटेड 9 years ago। आरोही ने उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू इतने थे कि शब्द धुंधले हो गए। उसने बिना पढ़े ही विंडो बंद कर दी। एक और सुराग उससे छूट गया। उधर किसी अज्ञात स्थान पर वही अंधेरा कमरा, कई स्क्रीन चल रही थी। उनमें से एक स्क्रीन पर आरोही रोती हुई दिखाई दे रही थी। रहस्यमय व्यक्ति ने धीरे से कुर्सी से उठकर खिड़की के बाहर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, यही इंसानी कमजोरी है। जब दिल टूटता है तो आंखें सबूत नहीं पड़ती, सिर्फ आंसू पड़ती है। दूसरा आदमी बोला, सर, अब अगला कदम क्या है? रहस्यमय व्यक्ति ने धीमे से जवाब दिया, अब वो खुद रघुवीर से नफरत करेगी और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है, लेकिन उस रहस्यमय व्यक्ति का चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा रहता है। इधर आरोही ने कांपते हाथों से अपने पिता की तस्वीर उठाई और पहली बार उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह धीमे से बोली, पापा, क्या सचमुच जिस इंसान पर मैंने भरोसा किया उसी ने आपको मुझसे छीन लिया? उसके सवाल का जवाब कमरे की खामोशी भी नहीं दे सकी। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। पूरा पार्टी मुख्यालय अब अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ एक केबिन की लाइट अब भी जल रही थी। आरोही अब भी उसी कुर्सी पर बैठी थी। आंखें लाल हो चुकी थी। टेबल पर बिखरी हुई थी दंगों की फाइलें, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, बैंक ट्रांजैक्शंस और उसके पिता की अधूरी डायरी। ऐसा लग रहा था जैसे इन कागजों ने उसकी पूरी जिंदगी निगल ली हो। उसने कांपते हाथों से एक बार फिर अपने पिता की तस्वीर उठाई। काफी देर तक बस उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, पापा, मैंने वादा किया था कि मैं आपके कातिल को ढूंढ निकालूंगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका चेहरा देखकर मुझे नफरत नहीं, प्यार महसूस होगा। उसकी आवाज टूट गई। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। आरोही घबरा गई। उसने जल्दी से सारी फाइलें बंद कर दी। दरवाजा खुला। रघुवीर प्रताप अंदर आया। सफ़ेद कुर्ता, काला नेहरू जैकेट, चेहरे पर वही सादगी।
लेकिन आज उसकी आंखों में चिंता थी। उसने धीरे से पूछा, तुम अभी तक यहीं हो? आरोही ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए और बोली, जी बस कुछ काम बाकी था। रघुवीर ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, काम या कोई परेशानी? आरोही ने नजरें झुका ली और बोली, नहीं सब ठीक है। रघुवीर उसके पास आया, टेबल पर रखा पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, झूठ बोलना तुम्हें अभी भी नहीं आता। आरोही का दिल कांप उठा। कुछ पल दोनों चुप रहे। रघुवीर ने धीरे से कहा, पहाड़ों से लौटने के बाद तुम बदल गई हो। पहले तुम्हारी आंखों में सवाल होते थे, अब डर दिखाई देता है। आरोही ने उसकी तरफ देखा। उसे लगा बस एक पल और वह सब कुछ बता देगी। लेकिन तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी उस पेन ड्राइव पर गई। सारे वीडियोस, सारे सबूत एक ही पल में उसके सामने घूम गए। उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया। रघुवीर ने पूछा, क्या बात है आरोही, मुझसे कुछ छिपा रही हो? आरोही के होंठ कांपे। वह कहना चाहती थी, हाँ मैं तुम्हारी जासूसी कर रही थी। मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझती थी, पर मैं तुमसे प्यार भी करने लगी हूँ। लेकिन उसके होठों से सिर्फ इतना निकला, नहीं सर, कुछ भी नहीं। रघुवीर ने गहरी सांस ली, फिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, जब कभी तुम्हें लगे कि दुनिया में कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है तो मेरे पास आ जाना, मैं सुनूंगा, फिर चाहे हालात कैसे भी हों। यह सुनकर आरोही के भीतर जैसे सब कुछ टूट गया। जिस इंसान के खिलाफ इतने सबूत उसके सामने पड़े थे, वही इंसान आज भी उसकी सबसे ज़्यादा चिंता कर रहा था। रघुवीर मुड़कर दरवाजे तक पहुंचा, फिर अचानक रुक गया। बिना पीछे देखे उसने धीरे से बोला, एक बात कहूं? आरोही ने सिर उठाया और रघुवीर बोला, जिंदगी में सबसे आसान काम है किसी को अपराधी मान लेना, और सबसे मुश्किल उसकी पूरी कहानी सुनना। इतना कहकर वह चला गया। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। आरोही बिल्कुल स्थिर खड़ी रह गई। उसके कानों में रघुवीर के शब्द गूंजते रहे, पूरी कहानी, पूरी कहानी। उसने अचानक लैपटॉप फिर खोला। एक बार फिर वही वीडियो, वही रिकॉर्डिंग, वही दस्तावेज। इस बार उसने हर फ्रेम ध्यान से देखना शुरू किया, और तभी कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी उसकी नज़र में नहीं आया था। एक वीडियो में दीवार पर लगी घड़ी दूसरे वीडियो से अलग टाइम दिखा रही थी। एक दस्तावेज में एक हस्ताक्षर का फॉन्ट बाकी दस्तावेजों से अलग था। एक बैंक ट्रांजैक्शन दंगे शुरू होने के 3 घंटे बाद का था, जबकि रिपोर्ट में उससे पहले का बताया गया था। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में रघुवीर के बोलते समय आवाज का बैकग्राउंड बदल रहा था, जैसे 2 रिकॉर्डिंग जोड़कर एक बनाई गई हो। आरोही की सांसें तेज हो गई। उसने फाइलें फिर देखी, फिर वीडियो, फिर ऑडियो। कुछ ना कुछ गलत था, लेकिन क्या? उसी समय लैपटॉप स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। फिर एक लाइन अपने आप उभर आई, जिस सच को तुम देख रही हो वो पूरा सच नहीं है। आरोही घबरा गई और सोचने लगी, कौन है ये, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला उसे। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन फिर सामान्य हो गई। सारी फाइलें गायब थी। पेन ड्राइव खाली था, जैसे उसमें कभी कुछ था ही नहीं। आरोही की धड़कनें बेकाबू हो गई। ये कैसे हो सकता है? उसने पेन ड्राइव दोबारा निकाली, फिर लगाई। खाली, एक भी फाइल नहीं। उसकी आंखों के सामने जैसे सब कुछ बिखर गया। उसी समय शहर के किसी अज्ञात स्थान पर एक विशाल कमरा, दीवारों पर दर्जनों की स्क्रीन,
उसमें से एक स्क्रीन पर आरोही दिखाई दे रही थी। एक आदमी पीठ करके खड़ा था। उसके हाथ में शतरंज का एक काला राजा था। वह मुस्कुराया, फिर धीमे से बोला, पहली चाल सफल रही। उसके पीछे खड़े आदमी ने पूछा, सर, अगर उसे शक हो गया तो? उस आदमी ने बिना मुड़े जवाब दिया, शक? सच नहीं बदलता और आधा सच सबसे बड़ा हथियार होता है। उसने शतरंज का राजा बोर्ड पर रखा, फिर कहा, अब अगली चाल दिल पर चलेगी। कैमरा उसी जगह ठहर गया जिसमें वो आरोही को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उस रहस्यमय व्यक्ति का चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दिया। इधर आरोही अकेली थी। कमरे में सिर्फ उसके रोने की आवाज़ गूंज रही थी। वह फर्श पर बैठ गई, अपने पिता की तस्वीर अपने सीने से लगा ली। आंसू लगातार बहते रहे। कांपती हुई आवाज़ में वह बस इतना कह पाई, उसने सब कुछ छीन लिया। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके होठों से वह वाक्य निकला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, उसने सब कुछ छीन लिया और मैं उसी से प्यार कर बैठी। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। कमरे की लाइट बुझ जाती है। बारिश शुरू हो चुकी थी बाहर और कहीं दूर अंधेरे में एक रहस्यमय व्यक्ति की आवाज़ गूंजती है और वो कहता है, अब खेल शुरू हुआ है। सच अभी मरा नहीं, बस छिपाया गया है। दोस्तों, अगर आज की कहानी सुनते समय आपके मन में बार बार एक ही सवाल आया हो, क्या रघुवीर सचमुच दोषी है, तो यकीन मानिए यही सवाल आरोही के दिल में भी इस समय तूफान बनकर घूम रहा है। आज उसके सामने ऐसे सबूत आए जिन्हें देखकर शायद कोई भी इंसान एक ही फैसला सुनाता, लेकिन कहानियाँ, खासकर ऐसी कहानियाँ जहाँ राजनीति, सत्ता, बदला और प्यार एक ही रास्ते पर चल रहे हो, वहाँ जो दिखाई देता है वो अक्सर पूरा सच नहीं होता। आज आपने देखा कैसे एक एक करके हर सबूत, हर वीडियो, हर रिकॉर्डिंग, हर दस्तावेज सिर्फ रघुवीर प्रताप की तरफ इशारा कर रहे थे। इतने सबूत कि किसी भी अदालत में किसी भी इंसान का भरोसा डगमगा जाए। और वही हुआ। आरोही भी टूट गई। उसका विश्वास, उसका प्यार और उसके पिता को इंसाफ दिलाने का सपना, सब एक दूसरे से टकरा गए। लेकिन क्या आपने भी कुछ छोटी छोटी बातें नोटिस की? कहीं वीडियो के समय में फ़र्क था, कहीं रिकॉर्डिंग अधूरी थी, कहीं दस्तावेज़ों में अजीब सी गड़बड़ियाँ थी, और सबसे बड़ी बात, इतने सालों तक छिपे हुए ये सारे सबूत अचानक इसी समय आरोही तक कैसे पहुंच गए? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या किसी ने बहुत सोच समझकर उसे वही दिखाया जो वो देखना चाहती थी? कई बार झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर किसी इंसान को सिर्फ आधा सच दिखा दिया जाए तो बाकी आधा झूठ वो खुद अपने दिमाग में बना लेता है। और शायद यही खेल अब शुरू हुआ है। मुझे नहीं लगता कि असली कहानी रघुवीर और आरोही की है। मुझे लगता है कि कहीं कोई तीसरा खिलाड़ी है, एक ऐसा खिलाड़ी जो सामने कभी नहीं आता, जो हथियारों से नहीं, जो लोगों के भरोसे से खेलता है, जो गोली नहीं चलाता बल्कि लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है। और अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो आने वाले एपिसोड में अब तक की सबसे खतरनाक चीज़ें खुलने वाली है। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर आप आरोही की जगह होते तो क्या करते?
क्या आप इन सबूतों पर भरोसा कर लेते, या एक बार रघुवीर के सामने बैठकर उसकी पूरी कहानी सुनते? क्या सच सिर्फ कागजों में होता है, या सच इंसान की आंखों में भी दिखाई देता है? मुझे आपका जवाब जानने का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपके विचार इस सफ़र को और भी दिलचस्प बना देते हैं। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो, अगर इसकी कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपको भी लग रहा है कि इस खेल में अभी बहुत कुछ छिपा हुआ है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस रहस्यमय सफ़र का हिस्सा बन सके। और अगर आपने अभी तक द एपिग्राफ स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ एक नया एपिसोड नहीं, बल्कि पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला है। अगले एपिसोड में जब सबूत और भरोसा आमने सामने खड़े होंगे, तब आरोही पहली बार रघुवीर से दूर जाने की कोशिश करेगी। जब रघुवीर समझ ही नहीं पाएगा कि अचानक आरोही को क्या हुआ है, आरोही की आंखों में उसके लिए डर और नफरत दोनों क्यों दिखाई देने लगे हैं। जब पर्दे के पीछे बैठा असली खिलाड़ी अपनी अगली चाल चलेगा, याद रखिए, शतरंज में सबसे खतरनाक चाल वह नहीं होती जो दिखाई देती है। सबसे खतरनाक चाल वह होती है जिसकी तैयारी कई चाल पहले से चल रही होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी का असली तूफान अभी आना बाकी है। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर, और आप सुन रहे थे द एपिग्राफ स्टूडियो, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिल और दिमाग दोनों पर अपनी छाप छोड़ जाती है। मैं फिर मिलूंगी राजनीति पार्ट 1 के अगले रोमांचक एपिसोड के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।